एक बार आप लोग को स्तूप के बारे में बता रहे हैं। यस सर। देखिए मौर्य काल से शुरू होता है और आगे चलते क्या कहते हैं सातवाहन वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश में स्तूप बनते हैं, यहाँ तक कि गुप्त काल में भी। ठीक है, कुषाण वंश आगे गुप्त काल में आते हैं तो यहाँ भी स्तूप बनता है। यहाँ माना जाता है कुमारगुप्त ने स्तूप बनाया जो आज भी है। जो स्तूप आज है सारनाथ में वो कुमारगुप्त ने ही बनवाया था। और उस स्तूप का क्या नाम है? हामिद। बाकी जो स्तूप बने थे और ये जो स्तूप सारनाथ में बना है इसमें अंतर है। इसमें अंतर है ये स्तूप पूरे रूप से प्रांगण में है, मतलब इसको चारों तरफ से घेरा नहीं गया, रेलिंग नहीं बनाई गई। ठीक है, जिसको हम लोग वेदिका बोलते हैं। चारों तरफ से ये ऐसा स्तूप है कि एकदम ओपन है पूरे रूप से, और ये स्तूप ईंटों से बना है। ईंटों से ये बना हुआ है। इसमें वेदिका नहीं है, रेलिंग नहीं है। सारनाथ में वैसे दो स्तूप है, एक धर्मराज का स्तूप, ये लगभग इस स्तूप का अस्तित्व लगभग खत्म है। इसका थोड़ा सा आधारभूत चीज दिखता है। ये स्तूप अपने जगह पे नहीं है। ये अशोक ने बनवाया था और धार्मिक स्तूप ये बनवाया था कुमारगुप्त ने। ये जो स्तूप की बात हो गई, स्तूप के साथ ही साथ उस समय के शासकों ने जो बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध जो थे वो जहाँ जहाँ जाते थे उनके आवास के लिए विहार बनवाया जाता था। विहार या आश्रम जिसको मठ भी बोलते हैं, ये बनवाया जाता था। और ये इस विहार से क्वेश्चन भी आपका कई बार आता है। महात्मा बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त कर लिए, ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो सारनाथ गए। सारनाथ के बाद उन्होंने ज्ञान दिया। तो पहले तो उन्होंने ज्ञान दिया सारनाथ में, उसके बाद उन्होंने यात्रा प्रारंभ की। आसपास के जितने भी राज्य थे वहाँ वो गए। तो जहाँ जहाँ गए और जहाँ जहाँ के राजा थे उनके लिए रहने के लिए आवास बनवाया, यानी विहार बनवाया। तो जब वो बिंबिसार कहाँ के राजा थे? मगध के। और राजधानी क्या थी? बाद में पाटलिपुत्र तो उदयन ने नया नगर बनाया। ठीक है, तब से फिर पाटलिपुत्र राजधानी हो जाती है। तो राजगीर में जब महात्मा बुद्ध गए थे तो उनके निवास के लिए जो विहार बनवाया गया था उसका नाम क्या था? बेलवन विहार, यानी राजगीर। ये क्वेश्चन हम मिलाने के लिए आता है। बेलवन विहार। बेलवन विहार। वो वैशाली भी गए थे, लिच्छवी, वहाँ पे लिच्छवी वंश की राजधानी थी वैशाली। लिच्छवी लोगों ने भी महात्मा बुद्ध के लिए एक विहार बनवाया था, उसका नाम था कुटारशाला वैशाली। कुटारशाला ये बनवाया। इसके बाद एक महिला थी जिसने श्रावस्ती में
एक विहार बनवाया था और उस विहार में ही महात्मा बुद्ध ऐसा माना जाता है कि सर्वाधिक उसी पे निवास करते थे। क्या नाम था उसका? विशाखा। नहीं, वो तो महिला का नाम है, लेकिन उस विहार का क्या नाम? देखिए श्रावस्ती में विहार बनवाया गया था, उसका नाम है उपवाराम। देखिए कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि महात्मा बुद्ध ऐसे आपको लगेगा कि इनमें से किस विहार में सर्वाधिक रुकते थे, सर्वाधिक निवास करते थे, या तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, या ये है कहाँ पे, या ये किसने बनवाया था। ये उपवाराम विहार है, श्रावस्ती में है, जिसको बनवाया था विशाखा ने। इसको बनवाया था विशाखा ने। इसके बाद एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसने उस समय श्रावस्ती के जो राजा थे जेतवन, उनसे पैसा देकर एक विहार बनवाया और खरीद भी लिया। उस विहार का वो भी श्रावस्ती में ही, उसका नाम था जेतवन विहार। इसको बनवाया था, मतलब खरीदा था या दिया था दान अनाथ पिंडक में, दान दिया। अनाथ पिंडक दान दिया श्रावस्ती। इसके बाद जी ये 18 करोड़ लिखा, 18 करोड़ रुपए में लिखा है। उस समय करोड़ को कोटि बोला जाता था। 18 करोड़ रुपए से खरीद कर ये बिहार जो है महात्मा बुद्ध के लिए उन्होंने बनवाया था, ऐसा लिखा हुआ है। 18 करोड़ रुपए ये जेतवन विहार राजा श्रीवास मतलब श्रावस्ती के शासक जयत से ये विशाखा थी, वो भी तो वो अनाथ पिंडक की बेटी, वो अलग नहीं, वो अलग नहीं, वो अनाथ पिंडक अलग थे और विशाखा अलग, दोनों अलग, दोनों ने विहार बनवाया श्रावस्ती में ही। तो ये जेतवन विहार अनाथ पिंडक में बनवाया का हमारा कहते हैं, इसको खरीद कर दान दिया था, इसको खरीद कर दान दिया था, बनवाया नहीं था राजा जैसे। 18 करोड़ रुपए में ऐसा माना जाता है कि खरीदा था और दान दिया था। इसके बाद महात्मा बुद्ध कई जगह गए थे, लेकिन वो क्या कहते हैं कौशाम्बी नहीं गए, उनको बुलाया गया था। तो लेकिन उनके लिए फिर भी एक विहार बनवाया वहाँ के राजा, जिनका नाम था उदयन। लेकिन दो राजा हैं, इस पर कंफ्यूज मत करिएगा। एक 16वीं शताब्दी का एक वंश था वंश, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। यहाँ का एक राजा था उदयन और एक वंश था हर्यक वंश। उस वंश में एक राजा हुए थे बिंबिसार, अजातशत्रु और तीसरे राजा थे उदयन, इनका नाम उदयन और ये उदयन। तो इसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। ये उदयन थे 6वीं शताब्दी, ये बाद में हुए, ये पहले हुए थे उदयन, ये 6वीं शताब्दी सब के और वो 5वीं शताब्दी सब। तो उदयन ने भी एक विहार बनवाया था जिसका नाम था कौशाम्बी में घोषिताराम विहार। घोषिताराम विहार बनवाया था ये। तो ये उस समय के फेमस विहार थे जो बने हुए थे, उस समय के फेमस। ये तो देखिए बिहार की बात है। जब कला की बात आती है, कला और संस्कृति की, तो उसके निर्माण में कई चीज़ें भी आती हैं। मौर्य वंश में जब कला संस्कृति की बात आएगी तो कला संस्कृति का उनका विकास सर्वाधिक किस रूप में हुआ? उनका विकास मौर्य वंश में
जैसे मान लीजिए हम ऑप्शन दे देते हैं मौर्य वंश में कला का विकास ए मूर्ति कला में, बी नगर निर्माण में, सी गुफा कला में, डी स्तंभ कला। स्तंभ या मतलब शिलालेख। ये क्वेश्चन आया है कि मौर्य वंश का जो कला निर्माण में विकास नगर का साक्ष्य कहाँ दिखाई देता है? देखिए नगर का साक्ष्य जो है अशोक ने एक बनवाया तो था, जिसको मेगास्ट्रीट ने लिख दिया है कि उन्होंने बनवाया था। और जब क्या कहते हैं वो आता है वेशान, तो वो कहता है कि ये नगर उजड़ा हुआ है, मतलब था ही नहीं, तो उसका अस्तित्व तो अभी साक्ष्य तो है नहीं, वो किताबों में तो था। ठीक है, फाहियान ने उनकी तारीख वो लिखा है। जैसे इतिहास में आप कभी भी कथन के ऊपर मत जाइएगा कि जैसे किसी ने लिख दिया तो इसका क्या साक्ष्य है कि वो देवताओं ने लिखा है। आप समझ रहे हैं, इतिहास में वास्तव में जो चीज है वही ज्यादा कीमती है। अगर आप 4 ऑप्शन देखेंगे ना तो 4 ऑप्शन ये सभी अभी स्थित हैं, ये आपको हर जगह मिलेगा देखने को। ठीक है, तो कला जो जीवित है मतलब वो तो खत्म हो गया, नगर वो बनाया होगा हो सकता अच्छा, लेकिन ये तो अभी भी जीवंत है। आप जाएंगे चारों दिशाओं में ये अभी भी उनका शिलालेख दिखाई देगा, उनका स्तंभ लेख दिखाई देगा, यानी तब का बनाया हुआ पत्थर आज भी मौजूद है। तो तभी ना उनकी कलाकारी हुई कि अगर 2500 साल पहले कोई चीज बनी हुई है वो अभी तक अस्तित्व में है, तभी ना उस कलाकार की कला के बारे की तारीफ है। समझ रहे हैं? तो वैसे ही इनका विकास स्तंभ में और उन्होंने जो शिलालेख बनाया था वो आज भी है, और यही उनका सबसे बड़ा विकास भी हुआ था मौर्य कला में। तो मौर्य कला में 2 चीज था जो बहुत विकास हुआ, एक स्तंभ और एक शिला। जो शिला लेख है यानी वो तो सीधे सीधे उन्होंने पत्थर के काट कर एक प्रांगण में बनवा दिया था। और जो स्तंभ है, ठीक है, जिसको आप पिलर बोलते हैं, वो पिलर उनकी बड़ी खूबसूरती। मौर्य काल में पिलर यानी स्तंभ कला का सर्वाधिक विकास है। देखिए जब ये स्तंभ जो उन्होंने बनवाया है वो ऊपर से नीचे बनाएंगे तो पतला होता जाता है ऊपर, और ये जो स्तंभ है वो एक ही पत्थर से बनाया गया है, एकास उसको कहते हैं। एकास यानी एक ही पत्थर से, और ये पत्थर का जो कलर है वो भी सिलेटी कलर का है, सिलेटी या हल्का काला कहते हैं, इसी कलर का ये पत्थर है। स्तंभ में जब इन्होंने बनाया था, स्तंभ के ऊपरी भाग पर, स्तंभ के जो ऊपरी भाग पर था उसमें जो चौकी बनाई गई थी उसमें जानवर उन्होंने दर्शाया गया था। आज जो हम लोग क्या कहते हैं भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें 4 सेब को चारों दिशाओं में दिखाया गया है ना, ये कहाँ से लिया गया था? सारनाथ लिया गया था ना। तो देखिए मौर्य कला की सबसे बड़ी विशेषता थी जो उन्होंने स्तंभ बनाया था, जो चौकी थी उसको चारों दिशाओं में क्या बनाया था? शेर बनाया था। और उसके नीचे भी जो उन्होंने बनाया था, यहाँ भी चारों तरफ एक न एक 4 जानवर दिखाया गया था, और वो 4 जानवर का संबंध बौद्ध धर्म से है, महात्मा बुद्ध के संबंध से है। 4 जानवर जो इस स्तंभ में बनवाए गए, ये कभी कभी पूछा जाता है कि ये 4 जानवर कौन कौन से, बताइए कौन कौन से? हाथी, बैल, घोड़ा और शेर। ठीक है, ये 4 जानवर तो थे ही, इसके साथ ही साथ एक जानवर की आकृति
समाधि मिली है, उसे मोर की। ये चार तो महात्मा बुद्ध के जन्म मतलब जीवन से संबंधित है। हाथी उनके महात्मा बुद्ध के शब्द में, बैल उनके जन्म से, घोड़ा गृह त्याग, और सिंह उनका जो है यश या ज्ञान, ठीक है। ये चारों का संबंध ये है। तो बहुत अशोक ने भी इन चारों जानवरों को अपने स्तंभ में चारों दिशाओं से इसको भी दिखाया है। तो और ये इनका जो स्तंभ है इस समय क्या कहते हैं 6 स्थानों पर है, ठीक है। 6 स्थानों पे ये स्तंभ है। दिल्ली में है, दिल्ली टोपड़ा में है, और क्या कहते हैं फरीदाबाद में है, और यहाँ बिहार के चंपारण में है। बिहार के चंपारण में 3 जगह पे, और एक और 3 बिहार देखिए हम बता रहे हैं कहाँ पे है उसका स्तंभ। शिलालेख तो कई जगह है स्तंभ जो उनके फेमस स्तंभ। पहला दिल्ली टोपड़ा, पहले हरियाणा में था। दूसरा दिल्ली फरीदाबाद, या फिरोज शाह यहाँ पे। तीसरा है बिहार के चंपारण में 3 स्तंभ है। ये आपको मिला के 1 2 3 4 5, और 6वां जो स्तंभ है वो है प्रयाग। ये 6 स्तंभ है अशोक के। ये क्या कहते हैं, और उसमें 7 लेख। इसी प्रकार अशोक की कला की विशेषता उनके गुफा लेख से भी मिलती है, ठीक है। अशोक में बराबर ये गया जिले में बराबर पहाड़ी है। गया जिले में यहाँ पर अशोक ने क्या बनवाया, गुफा, ठीक है। इसमें उन्होंने जो गुफा बनवाया है उसमें कण जोकड़ गुफा है। एक आपका लोमस नहीं, सॉरी, एक तो सुदामा, ये लोमस ऋषि का भी तो इसी, लोमस ऋषि का भी, लोमस का ये बनवाया था अशोक के पौत्र दशरथ। लोमस ऋषि ये इस गुफा का संबंध अगर हम धर्म से पूछें तो बौद्ध धर्म से नहीं है। किस धर्म से? मेरे क्वेश्चन आज है कि ये किस धर्म के लिए बनवाया गया? हिंदू नहीं, आजीवक संप्रदाय के लिए, ठीक है। क्वेश्चन आता है आजीवक संप्रदाय के लिए। आजीवक संप्रदाय के लिए इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। इसमें एक और था वटवज्जिका गुफा। इसी के साथ साथ मूर्तियां भी बनाई गई थी। मौर्य काल में कई मूर्ति बनाई गई थी। मिट्टी की मूर्ति बनाई गई थी और पत्थर की भी मूर्ति बनाई गई थी। इसमें पत्थर की जो एक फेमस महिला की जो मूर्ति बनाई गई थी
वो बिहार के दीदारगंज से मिला है, यानी पटना के दीदारगंज से मौर्यकालीन पत्थर की मूर्ति मिली, पत्थर की महिला यानी महिला की मूर्ति। ये दीदारगंज, ये मौर्यकालीन मूर्ति, ये पटना के दीदारगंज से ये मूर्ति मिली हुई है, पत्थर की मूर्ति। अशोक का जो राजमहल था उसके बारे में वो साक्ष्य तो नहीं है, बस ये लिखा हुआ मिला है कि वो महल बहुत बड़ा था। 80 स्टेडिया लंबा। देखिए उनके महल के बारे में बता दें, मैगजीन में क्या लिखा था। लंबाई थी 80 स्टेडिया और चौड़ाई थी 15 स्टेडिया। स्टेडिया बराबर 1 किलोमीटर। अब सोचिए 16 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ाई में अशोक का राजमहल लंबाई भी है 16 किलोमीटर लंबा, 3 किलोमीटर चौड़ा। इस महल पे 64 दरवाजे थे, 64 तोरण थे। इसकी तारीफ मैगजीन ने भी की है और बाद के क्या कहते हैं आयान ने भी इसकी तारीफ मैगजीन ने की है। मैगजीन और जब फाहियान आए थे तो फाहियान ने बताया था कि अशोक का जो राजमहल है वो ईश्वर ने बनवाया, यानी देवताओं के द्वारा निर्मित है। ये उनका उस समय का कथन था। फाहियान कैसे? फाहियान, लेकिन इंसान जब आता है तो वो जुड़ा हुआ है। ये तो देखिए बिहार हो गया। अब हम आपको कला में ही एक चीज आते हैं सिक्के के ऊपर। सर किसके टाइम में ये मतलब अच्छा नहीं दिखा था? क्या चीज? ये वेन के टाइम ने कहा ये कथन है उनका उजड़ा हुआ। अशोक का महल को उजड़ा हुआ। अब देखिए कला में आता है सिक्कों का निर्माण। हमारे भारत में सबसे पहले सिक्के विदेशी लोगों ने चलाया, ठीक है, सबसे पहले। और अगर आपका ये क्वेश्चन आता है कि सिक्का पहले किसने चलाया, तो ये यूनानियों ने चलाया, ठीक है, सिक्के का। और पहला सिक्का जो चला था वो चांदी का था। तो सिक्के का जब डेट पूछा जाता है तो 5वीं शताब्दी का पूर्व, ये सिक्के चले थे। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व ये सिक्के चले थे। इन सिक्कों को हम लोग आहत सिक्के कहते हैं।
देखिए, सिक्का सबसे पहले क्या है, यूनानी विदेशियों ने चलाया था, ठीक है, यूनानी को ही माना जाता है कि भारत में उन्होंने नहीं सिक्के चलाए थे। लेकिन उसी के अनुकरण में भारत में व्यापारियों के सिक्के मिले। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है कि सिक्के पहले भारतीयों ने नहीं, विदेशियों ने ही सिक्के चलाए थे। देखिए, विदेशी मारिएगा, ठीक है। भारत में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद सिक्के तो मिले हैं व्यापार की तरह, लेकिन यूनानियों ने सिक्के भारत में यूनानियों ने चलाए। सर अगर कूट में दिया हो क्वेश्चन तो क्या दिया हो? अगर कूट में करके दिया हो तो दोनों सही हो जाएगा। कूट में मतलब 1 और 2 नहीं, तो पहले करके ना पूछा गया है, तो ऐसे तो कूट में तो कई सही हो जाएगा, 1 2 उन्होंने भी चलाया, उन्होंने भी चलाया। जैसे अगर ये क्वेश्चन आता है कि पहले किसने सिक्के चलाए, विदेशी बना दीजिए तब बताएं कैसे कैसे बनेगा। तो ये गलत हो गया। देखिए, अगर ये कहीं लिखा है केवल, हमने ये कहा केवल, हम तो कह रहे हैं पहले बनाया था। देखिए, यहाँ तो शब्द का हेरफेर हो जाएगा ना। पहले ये माना जाता है कि सबसे पहले भारत में सिक्के यूनानियों द्वारा चलाए गए थे, ये चीज। अब यूनानियों का देखिए, जब साक्ष्य नहीं मिलता है कि किस राजा ने बनाया है तो ये नहीं कहा, लेकिन यूनानियों को माना जाता है चलाए। लेकिन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ही भारत में जो सिक्के मिले हैं, वहाँ कुछ व्यापारियों ने भी सिक्के चलाए। लेकिन व्यापारियों ने भी चला के सिक्के मिले हैं, लेकिन भारत में सिक्के प्रचलन करने का श्रेय यूनानियों को ही जाता है, ठीक है जी। सर पहले क्या चीज? पहले सिक्के चलाए गए, पहले जैन धर्म में बहुत छपाया। देखिए, ये बहुत कंफ्यूजन चीज है कि पहले सिक्के चले, पहले बौद्ध धर्म या जैन धर्म आया, ठीक है, क्योंकि किसी भी सिक्के का ये डेट नहीं है जब तक कोई डेट कंफर्म नहीं होता है। जब हम ईसा पूर्व पे जाते हैं तो ईसा पूर्व में वो लोग भी हैं, ठीक है। अगर आप जाते हैं तो वैसे अगर ईसा पूर्व लिखा तो जो है 500 68 ईसा पूर्व में है ना उनका, तब इस तरह का तो 6वीं शताब्दी हो जाएगी, महात्मा बुद्ध पहले है। तो ये तो हम पहले ही आपको बताया है, लेकिन जैन धर्म ने पहले सिद्धांत ना उन्होंने दिया, ठीक है, उन्होंने अपना विचार पहले दिया ना। इससे व्यापार का तो विकास हुआ ही, लेकिन उनकी विचारधारा पहले आई, बौद्ध धर्म, जैन धर्म की और बौद्ध धर्म की। तो आप जैसे हम ये बता रहे हैं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के ये सिक्के माने जाते हैं, उसके अनुसार तो पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का ही उदय हुआ, ठीक है, पहले वो आ गया था, सिक्के बाद में चले आपको, ठीक है। और सिक्के और व्यापारी, जब आप ये दो चीज, ये जरूरी थोड़ा है कि व्यापार आया तो तुरंत ही सिक्का का उपयोग करने लगा। आप ऐसे क्यों कहते हैं? आप ऐसे सोच रहे हैं कि जहाँ व्यापार है वहाँ सिक्का है, ये भी सही नहीं, क्योंकि व्यापार शुरुआत में विनिमय से भी शुरू हुआ था और सिक्के बाद में आए, समझ रहे हैं आप? तो आप समानता को मत लीजिए कि व्यापार का संबंध सीधे सिक्के से है, ठीक है। सिक्के बाद में आए, 5वीं सिक्के का जब भी आंसर आता है तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही माना जाता है। उसका एक ही ये क्वेश्चन दिया है कि पहली बार सिक्के कब चले, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, तो आपका आंसर होगा 5वीं शताब्दी से। उसका कोई भी डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन महात्मा बुद्ध और इनका कहीं ना कहीं ये डेट लिखा है कि इनका जन्म इस समय हुआ है, ठीक है। तो और ये उससे थोड़ा पुराना तो हो ही जाता है।
तो देखिए पहले जो सिक्के चलते थे उनको पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के कहते थे, क्योंकि इसमें इन सिक्कों में कुछ आकृतियां होती। यहाँ आहत कहने का मतलब होता था कि आकृति होती थी, ठीक है। अब आकृति क्या होती थी? कई प्रकार की आकृतियां होती थी, जैसे वृक्ष है, पीपल हुआ, नीम हुआ, बरगद हुआ, इनका चित्र बनाते थे, ठीक है। चंद्रमा का चित्र मिला है, इसमें चंद्रमा का भी चित्र मिले हैं और जानवर का भी चित्र लगाते थे। तो ये क्या कहते हैं, इस प्रकार के ये चित्रण क्या कहते हैं किए गए थे, ठीक है। चांदी के सिक्के पहले चले थे, उसके बाद भारत में अलग अलग जो वंश है उनके हमको सिक्के दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे शुद्ध सिक्का जिस वंश में चला है, सबसे शुद्ध कुषाण। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आता है कि सिक्के तो चले हैं, सिक्के मिलावटी भी होते हैं, लेकिन सबसे शुद्ध सिक्के या उसको कहिए सोने के सिक्के, ये चला था आपका कुषाण वंश में चला। और कुषाण वंश में ही जो सिक्के थे उसमें हमको पहली बार मानव आकृति भी दिखाई देती है। सिक्के पर मानव की आकृति भी थी। देखिए अब हम आपको बताते हैं, बिम कट विशेष माना जाता है कि देखिए भारतीय क्षेत्र में सोने का सिक्के चलाने वाला पहला शासक बिम कट था, भारतीय क्षेत्र में। इसको ध्यान रखिएगा, भारतीय क्षेत्र में सोने का जो सिक्का जिसने चलाया वो था बिम कट विशेष। और इसी के सिक्के पर हमको जो है शिव की आकृति भी मिलती है, शिव की आकृति मिलती है। दूसरा नंदी की आकृति मिलती है और तीसरा त्रिशूल की आकृति मिलती है। वैसे जब सिंधु घाटी सत्ता में जो मोहर खोदी गई थी उसमें भी शिव को माना गया, ठीक है। लेकिन वो सिक्का नहीं था, वहां कोई सिक्का नहीं था, वो सिर्फ मुद्रा थी, उसको मुद्रा बोल दिया जाता है, लेकिन वो मोहर थी। और यहाँ पे क्या है, ये सिक्के हैं, ये आपका सिक्का था। कनिष्क ऐसा शासक था कि उसके सिक्के पर महात्मा बुद्ध की आकृति थी। इसके जो सिक्के पर थी उसकी क्या कहते हैं, महात्मा बुद्ध की आकृति बनी। इसीलिए सर माना जाता है कि महात्मा बुद्ध जब सुबह सिक्के चलाए गए, महात्मा बुद्ध की जो है ये आकृति बनी हुई थी कनिष्क के सिक्के पर। आगे उस वहां के और भी एक शासक थे, वासुदेव। माना जाता है कि विष्णु की आकृति या चतुर्भुज, ऐसे करिए, चतुर्भुज आकार की जो आकृति थी मानव की, वो वासुदेव के सिक्के पर मिली थी। वासुदेव और भूविष्ठ दोनों ये चतुर्भुज आकार के सिक्के मिले थे। चार भुज किसके होते हैं, विष्णु भगवान के ना जी। तो ये इन्हीं के कनिष्क के काल के जो शासक थे, इन्हीं के सिक्के पर ये चतुर्भुज आकार के आकृति मिली हुई है सिक्कों पर। और आगे जब हम गुप्त काल जाते हैं, गुप्त काल में सिक्के सर्वाधिक मिले। शुद्ध तो नहीं इतना थे, लेकिन सर्वाधिक सिक्के चलाने का श्रेय भारत में जिस वंश को जाता है वो जाता है गुप्त वंश।
ये चंद्रगुप्त प्रथम, उन्होंने अपनी पत्नी का नाम ही सिक्के पर लिख दिया है। ठीक है, क्या नाम था उसकी पत्नी का? कुमार देवी। कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था कुमार देवी। देखिए, ये इन्होंने अपनी पत्नी का नाम अपने सिक्के पर लिखा, इसीलिए कहा जाता है कि ये वहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता था। ठीक है, आगे चल के क्या कहते हैं, जब समुद्रगुप्त आए तो उनके सिक्कों से बहुत सी जानकारी मिली। सिक्कों से ये पता चलता है कि वो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, यानी अश्वमेध की आकृति के सिक्के बनवाए थे। समुद्रगुप्त प्रथम अश्वमेध की आकृति के सिक्के अश्वमेध करते हुए दिखाया गया है। लेकिन इसी गुप्त काल में ही देखिए, गुप्त काल में जितने भी राजा थे अलग अलग आकृति के सिक्के सबने बनाया है। चंद्रगुप्त सेकंड जब राजा बने तो उनके भी सिक्के पर, उनके सिक्के की विशेषता ये थी, चंद्रगुप्त सेकंड सिंह यानी सिंह आकार के सिक्के, आकृति के सिक्के, इससे उनकी गुजरात विजय से पता चलता है। इस आकृति सिंह आकृति, जब हम कुमारगुप्त आते हैं तो उनके सिक्के पर मयूर की आकृति होती है। वो गुजरात विजय, पश्चिम की विजय की थी। वो सिक्का सिंह आकार का सिक्का उन्होंने जलाया। मालवा की विजय नहीं, पश्चिम की विजय, गुजरात की विजय। इसके बाद देखिए, स्कंदगुप्त जब राजा बनता है, स्कंदगुप्त के जो सिक्के मिले थे उसमें बैल की आकृति के सिक्के मिले थे। बैल की आकृति के सिक्के मिले थे स्कंदगुप्त के आगे। आगे चल के भारत में जब विदेशी आक्रमण हुआ तो उससे व्यापार व्यवसाय गुप्त काल के बाद बहुत समस्या आई और सिक्कों के प्रचलन में कमी आने लगी। हाँ, सिक्कों के प्रचलन में बहुत कमी आने लगी। जितना पहले सिक्के चलते थे उसके बाद इतने सिक्के नहीं मिलते हैं चलने के बाद, इतना प्रचलन नहीं हुआ था। मुगल वंश में भी इतने सिक्के नहीं चले हैं जितना गुप्त काल में सिक्के चलते थे या कुषाण वंश में चलते थे। ठीक है, इतना प्रचलन नहीं था क्योंकि मुगल काल में भी ज़्यादातर जिस वस्तु को लेते थे वो वस्तु का जहाँ माल देते थे उसके बदले में दूसरी वस्तु दे देते थे। ज़्यादातर यहाँ से जो माल जाता था उसके बदले में ही जाता था। तो ज़्यादातर टकसाल तो थे औरंगजेब के काल में, आगे चल के चूँकि ये प्राचीन काल ही बता रहा है तो उसके बाद इतने सिक्के नहीं चले जितने पहले चले। ये तो देखिए हो गया आपका सिक्के का। चलिए, टाइम का है, बाकी टॉपिक आ गया है वो बताएंगे। आपका क्वेश्चन है? आपको बताना है कि विदेश से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसमें किस देवता का नाम नहीं है। इसमें
किस वैदिक कालीन देवता का नाम लेता है? तो इसमें है बोगज गोई अभिलेख में किस भारतीय देवता का नाम नहीं है? हम फिर से क्वेश्चन को अब रिपीट कर रहे हैं। एशिया माइनर से प्राप्त बोगज गोई अभिलेख, एशिया माइनर से प्राप्त बोगज गोई अभिलेख में किस वैदिक कालीन देवता का नाम इनमें से नहीं है? तो आपको ऑप्शन में ही आंसर दे देना पड़ेगा, ठीक है? ये कितने लोग कहते हैं? बी, सी, डी। इसका आंसर डी ही सही है। सॉरी सी सही है, सॉरी इंद्र मित्र वरुण नाशक सी सही है। इंद्र मित्र वरुण नाशक चाहिए है। अग्नि का नाम नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा का उल्लेख किया गया है? किस उपनिषद में? ऑप्शन आ जाने दीजिए। ए छांदोग्य उपनिषद, बी मुंडक उपनिषद, सी श्वेताश्वर उपनिषद, उपनिषद में पहली बार मृत्यु संबंधी बात यानी चर्चा का उल्लेख किया गया। चलिए ए कितने लोग कहते हैं? बी, सी एक और डी कठोपनिषद। डी सही है। कठोपनिषद में पहली बार मृत्यु के बारे में बात विवाद हुआ है। चलिए अब आपको ये बताना है कि उत्तर वैदिक काल में आय का साधन क्या था? उत्तर वैदिक काल में आय का साधन क्या था? ए पशुपालन, बी व्यापार, सी कृषि, डी अब आपको बताना है उत्तर वैदिक काल में आय का साधन क्या था? ए पशुपालन था, बी व्यापार था, सी कृषि था, डी लूट। चलिए एक कितने लोग करें? बी व्यापार, सी कृषि, ए और डी, और डी तो इसका आंसर सी ही सही है, कृषि। देखिए वैदिक काल का है आंसर पशुपालन, ठीक है, व्यापार सिंधु कृषि उत्तर। अरे वो गलत है, वो अभी का है। किसी भी इतिहास में ये नहीं लिखा है कि लूट आय का साधन करना। गलत क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी नहीं था? अलाउद्दीन
जैन धर्म में अंगों का संकलन इसमें से किस स्थान में हुआ था? जैन धर्म में सर्वप्रथम अंगों का संकलन ए राजगिरी, बी बल्लभी, सी पाटलिपुत्र, डी श्रावस्ती। क्वेश्चन ये है कि जैन धर्म में सर्वप्रथम अंगों का संकलन किस स्थान पे हुआ था? आप लोग बताओ। चलिए, ए कितने लोग कहते हैं? ए आप कह रहे हैं, बी बल्लभी, सी पाटलिपुत्र, सी किस आपने मारा, और डी श्रावस्ती। आप ही का सही है, सी सही है। हम बार बार इस चीज को बताते हैं, इसमें लोग बड़ा कंफ्यूज करते हैं। इसलिए क्वेश्चन दिया भी है, पाटलिपुत्र में ही पहली सभा हुई थी, ठीक है, और जैन धर्म का सर्वप्रथम 12 अंगों में संकलन हुआ था। बल्लभी बहुत बाद में सम्मेलन हुआ था, जब शास्त्र खत्म होते गए थे तो उनको संकलित करने के लिए सम्मेलन बुलाया गया, लेकिन पहली बार 12 अंगों में संकलन जैन ग्रंथों का इसी में हुआ था। तो एक ही लोग का सही है। आपको बताना है कि बौद्ध ग्रंथ इनमें से किस भाषा में लिखे गए थे? ए पाली, बी प्राकृत, सी अर्धमागधी, डी संस्कृत। बौद्ध ग्रंथ इनमें से किस भाषा में लिखे गए? चलिए बताइए, एक कितने लोग कहते हैं? बी प्राकृत, आपका क्या है? ए आपका भी ए, आपका बी, और सी यानी अर्धमागधी। सर मेरा पाली है, पाली। आपका भी पाली। मेरा डी पाली। संस्कृत। प्राकृत। वैसे इसका आंसर ए ही है, पाली भाषा। बौद्ध ग्रंथ अधिकतर पाली भाषा में लिखे गए हैं, और जैन धर्म अर्धमागधी। ये दोनों माना जाता है। जैन धर्म ज्यादातर प्राकृत या अर्धमागधी दोनों में। आपको बताना है, अंतिम क्वेश्चन है आज का, इनमें से महात्मा बुद्ध किस पर विश्वास नहीं करते थे? महात्मा बुद्ध किस पर विश्वास नहीं करते थे? ए अहिंसा, बी वर्ण व्यवस्था, सी पुनर्जन्म, डी आत्मा। आपको बताना है कि इसमें महात्मा बुद्ध किस पे विश्वास नहीं करते थे? तो ए कितने लोग कह रहे हैं? आप कह रहे हैं ए, और बी बी, सी कितने लोग कह रहे हैं? पुनर्जन्म, और डी इसका आंसर डी ही सही है। आत्मा पे बाकी तीनों चीज पे विश्वास करते थे, तीनों को मानते थे, ठीक है।